भारतीय राष्ट्र की अगर किसी व्यक्ति ने नींव डाली है, जिसे आज भारत कहते हैं, उसकी नींव डाली है अशोक ने डाली। सहिष्णुता शब्द जिसे हम कहते हैं कि वो अशोक के समय में दिखाई देता है। नक्षत्र के बारे में ये कहा जाता है और ह्वेन-त्सांग ने भी इसका वर्णन किया है। स्वयं तथागत आए थे और 7 दिन रुके थे। पूरा एरिया जो है वो नाग वंश के शासन में था। सभ्यता एक अच्छी खासी शहरी सभ्यता थी। यादव जात के लिए जो चलता ही था पहले अहीर, उससे भी इसका कोई न कोई रिश्ता है। वो भी सूचनाएं भी लगी हुई हैं, उसमें ये चिन्हित नहीं है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। यहीं आप बगल में देख रहे हैं कि यहाँ बौद्ध स्थल भी है, तो बगल में जैन स्थल भी है। तो बुद्धकालीन सभ्यता चल रही है जो अशोक की सभ्यता, उसकी वो पुष्टि कर रहा है। आज की सरकार और आज का पुरातत्व विभाग, पुरातत्व कम राजनीति का स्थल ज्यादा बन गया है। पूरे साक्ष्य है और वो स्थल इस तरह उपेक्षा का शिकार है। मैं पिछले 3 महीना पहले मैंने एक निर्णय लिया कि 3 सालों तक, मुझे अंदाजा लगा कम से कम 3 साल लगेंगे, बुद्ध और अशोक से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी यात्रा करूंगा। इसके पीछे मेरा उद्देश्य तत्कालिक तो ये भी है कि सम्राट अशोक के बारे में एक किताब लिखना। शीर्षक में भी मैंने सोचा है कि मैं मानता हूँ कि द ग्रेट अशोका, फाउंडर ऑफ जो इंडियन नेशन है, उसको फादर है। मतलब यानी भारतीय राष्ट्र की अगर किसी व्यक्ति ने नींव डाली है, जिसे आज भारत कहते हैं, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें आज का पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान का बड़ा हिस्सा है और पूरा का पूरा भारत है, कुछ नेपाल है, वो जो उसकी नींव डाली है अशोक ने डाली है। और पहली बार भारत में ही नहीं, दुनिया में अशोक ने एक ऐसा साम्राज्य कायम किया जो डंडे के दम पे नहीं चल रहा था, केवल और ताकत के दम पे नहीं चल रहा था। वो जनता की जरूरतों की, उनकी इच्छाओं की, उनकी भावनाओं की, उनके पानी की, उनके खाने की, उनके नहर की, उनके नाले की, उनके टिकने की, मैंने जिसे आज हम जन कल्याणकारी राज्य कहते हैं, तो अशोक ने एक जन कल्याणकारी राज्य स्थापित किया था, जो राज्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। दूसरा जो काम किया था अशोक ने, बुद्ध से प्रेरणा लेकर के, वो कि ठीक है, एक देश है, इतना बड़ा देश है जिसमें विभिन्न भाषा बोलने वाले होंगे, विभिन्न पंथों के भी अनुयायी होंगे, अलग अलग धर्मों के भी अनुयायी होंगे, अलग अलग भाषा बोलते होंगे लोग, अलग अलग खान पान होगा लोगों का, लेकिन अलग अलग विविधता वाले लोग कैसे एक साथ रह सकें। जैसे आज इस देश के अंदर खाने के नाम पर लड़ाई कराई जा रही है, पहनने के तरीके के नाम पर लड़ाई की जा रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई कराई जा रही है, तो कैसे सभी लोग एक साथ रखें। तो जो ये बुद्ध का भाव था, अशोक ने जो शिलालेखों में आदेश जारी किया है, वो ये आदेश साफ साफ है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप अपने धर्म के बारे में बताइए, लेकिन दूसरे के धर्म को गाली मत दीजिए, नीचा मत दिखाइए। एक जो सहिष्णुता शब्द जिसे हम कहते हैं कि वो अशोक के समय में दिखाई देता है। दूसरा, जिसको धर्म चक्र कहते हैं या धम्म विजय कहते हैं या धम्मचारिका कहते हैं, ये वो जगह है और वो ज्यादातर जगह है जहाँ अधिकांश में बुद्ध ने स्वयं यात्रा की है। इस जगह नक्षत्र के बारे में ये कहा जाता है और ह्वेन-त्सांग ने भी इसका वर्णन किया है। जातक कथाओं में, पिटकों में इसका वर्णन मिलता है कि ये वो जगह है जहाँ स्वयं तथागत आए थे और 7 दिन रुके थे, जहाँ इन्होंने देशना दिया था। और तथागत यहाँ, ये पूरा एरिया जो है वो नाग वंश के शासन में था। पंचाल जिसे कहते हैं, जो महाभारत में भी दूसरे रूप में जिक्र आता है, उनका शासन था। तो नागों ने उन्हें आमंत्रित भी किया था और नाग राजाओं ने पहले से बौद्ध धर्म के बारे में जानते थे, लेकिन जो वर्णन मिलते हैं कि उसमें उन्होंने बुद्ध से भी देशना लिया, धम्म दीक्षा लिया। इस मामले में ये जो पूरा एरिया है, जिस ये फैला हुआ, तो इस क्षेत्र का एरिया जो मुझे अभी तक पता चला, वो बरेली मंडल है, थोड़ा आसपास का फर्रुखाबाद, मुरादाबाद का, ये पूरा रामनगर का ये पूरा एरिया लिए हुए ये अक्षेत्र मंडल है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, एक बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र था और ये सभ्यता एक अच्छी खासी शहरी सभ्यता थी। मतलब ये कोई ग्रामीण केवल सभ्यता नहीं थी, इसका अच्छा खासा शहरीकरण भी हुआ, आंतरिक व्यापार भी था, बाहरी व्यापार भी था। तो मुझे लगता है कि जो अही क्षेत्र साफ साफ दिख रहा है, उसका कहीं न कहीं संबंध, जो एक शब्द चलता है यादव जात के लिए, जो चलता ही था पहले अहीर, उससे भी इसका कोई न कोई रिश्ता है। मतलब क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में, और मौर्य से भी रिश्ता, जैसे बड़ी संख्या में मौर्य हैं, यादव हैं, इस तरह के लोगों का हुआ। और
एक जो महत्वपूर्ण बात रेखांकित करने वाली है कि किसी भी जुड़े बौद्ध स्थल से जुड़ी हुई जगह पर जाइए तो दो चीज़ आपको जरूर मिलेगी। एक तो वो कि आसपास के एरिया में अब बड़ी संख्या में विविध तरह के फल फू फल वाले पेड़, फूल वाले पेड़, बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़ और पूरा एक एरिया हरा-भरा दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी जगहों को ही बिहार के लिए, चैत्य के लिए और भिक्षुओं के रहने के लिए चुना जाता था। और ऊँचाई भी थोड़ी है, जो टीले दिखाई दे रहे हैं कि एक सामान्य से थोड़ा ऊँची जगह होगी अगर बारिश का समय हो, क्योंकि ज़्यादातर समय जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके रुकने का समय तो मुख्यतः वो वर्षा का समय होता था, 3 महीना और 4 महीना। तो जगह ऐसी भी होनी चाहिए थोड़ी ऊँचाई पर हो, कितना हो पानी बरस रहा है तो वहाँ पर रहा जा सके। यहाँ आने का जब मैंने कल यहाँ एक कार्यक्रम था क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति पर, तो जब इस कार्यक्रम की मुझे सूचना मिली, जो लोग आयोजन कर रहे थे, तो एक तो मेरा ये उद्देश्य था कि वहाँ के लोकल लोग क्या सोच रहे हैं। तो कल जो बातें हुई से पता चला कि धीरे-धीरे इस मामले में जागरूकता बन रही है। दूसरा ये कि पुरातत्व विभाग ने क्या किया है, तो यहाँ आने पे तो ये साफ दिखा कि पुरातत्व विभाग के हिसाब से देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र जो है एक तरह से उपेक्षा का शिकार है। यहाँ तक कि जो वो भी सूचनाएँ भी लगी हुई हैं, उसमें ये चिन्हित नहीं है कि ये किससे जुड़ा हुआ स्थल है, किस काल से जुड़ा हुआ स्थल है। ना काल लिखा हुआ है, ना किससे जुड़ा हुआ स्थल है, ये भी नहीं लिखा हुआ है। एक सूचना है कि पुरातात्विक स्थल है, यानी अभी भी यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने की जो शिलालेख है उसकी जाँच करने की, इसके काल निर्धारण करने की अभी भी काल निर्धारण भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी बहुत ज़रूरत है। और आजकल कंप्यूटर की कार्बन टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है जिससे काल निर्धारण भी आसानी से हो सकता है। तो क्षेत्र आने का एक उद्देश्य तो ये भी है कि इस क्षेत्र के बारे में थोड़ा लोगों को बताना, ताकि इस क्षेत्र को नए तरीके से जैसे सारनाथ डेवलप हो गया है, कुशीनगर डेवलप हो गया है, कपिलवस्तु डेवलप हो गया है, श्रावस्ती डेवलप हो गया है, राजगीर डेवलप हो गया है, वैशाली डेवलप हो गया है, कौशाम्बी डेवलप हो गया है, सांची डेवलप हो गया है, सारू मारू डेवलप हो रहा है। तो इस तरह से इस स्थल को भी डेवलप किया जाए। हाँ, कि अभी जो इस देश में सरकार चल रही है, पहले भी चल रही थी, वो जो गल्प के रूप में वेद में कुछ लिखा हुआ है कि फलाने सरस्वती नदी थी, नहीं है तो उसको एक झूठी नदी बना दो, मतलब जो स्थल नहीं है उसको ऐतिहासिक स्थल बना दो। लेकिन सचमुच में जो इस देश के ऐतिहासिक स्थल हैं, वो उपेक्षा के शिकार हो रहे, क्योंकि जो वो स्थल है वो समता का संदेश देते हैं कि सभी लोगों में एक समता होना चाहिए, बंधुता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। या वो जो स्थल है वो सहिष्णुता का संदेश देते हैं कि ठीक है, यहीं आप बगल में देख रहे हैं कि यहाँ बौद्ध स्थल भी है तो बगल में जैन स्थल भी है, यानी उसी जगहों पर ज्यादातर आप देखेंगे हिंदुओं के भी महत्वपूर्ण स्थल आसपास रहे हैं। यानी अलग अलग धर्म, अलग अलग जीवन शैली, अलग अलग पंथ जीने वाले लोग एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं और इस देश में 3000 4 साल लोग रहे हैं। अब ऐसे उसको स्थापित किया जा रहा है कि जैसे दो धर्म के लोग एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, एक दो तरह का खाने वाले लोग एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो आज जो सरकारें हैं वो चीजों को इतिहास में देखने की जगह पर अपनी जो तत्कालिक राजनीति है और राजनीति से जुड़े हुए जो स्वार्थ हैं और कुछ समूहों समुदायों का जो वर्चस्व स्थापित करने की चाहत है उससे हो रहा है। और पुरातत्व विभाग भी पूरे देश में भी एक लंबा लेख भी कारवां बड़ी मैगजीन में छपा था कि भारत का पुरातत्व विभाग पुरातत्व का काम नहीं कर रहा है, वो राजनीति का काम कर रहा है। यानी उन स्तरों पर आपने देखा होगा कि जैसे एक स्थल पता चला था किला किला नडी करके तमिलनाडु में, जिसके बारे में ये था कि लौह युग करीब-करीब 3000 साल पहले वहाँ पाया जाता है। लेकिन जब वो चीज़ें मिलने लगी तो वहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने वो सर्वे बंद कर दिया। फिर तमिलनाडु में डीएमके की नई सरकार आई तो उसने प्रदेश का सर्वे विभाग बनाया। फिर उस सर्वे विभाग ने खोज करके बताया कि कैसे पूरा का पूरा तमिलनाडु, जब दुनिया ताम्र युग में थी तो पूरा का पूरा तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्रा के एक बड़ा हिस्सा लौह युग में प्रवेश कर गया था। और ये जो कहा जाता है कि सभ्यता की शुरुआत हिंदी पट्टी से होती है, कैसे उससे पहले ही एक मजबूत सभ्यता वहाँ उपस्थित है और उसका द्रविड़ियन सभ्यता से क्या रिश्ता है, ये वहाँ की प्रादेशिक सरकार को करना पड़ा, क्योंकि जो केंद्रीय सर्वे विभाग है उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया, क्योंकि वो वैदिक संस्कृत को नहीं पुष्ट कर रहा है, वो ब्राह्मणिकल संस्कृत को नहीं पुष्ट कर रहा है, बल्कि वो एक समानांतर जो हड़प्पा की सभ्यता समतावादी चल रही है, जो और बुद्धकालीन सभ्यता चल रही है, जो अशोक की सभ्यता, उसकी वो पुष्टि कर रहा है। इस नाते आज की सरकार और आज का पुरातत्व विभाग पुरातत्व कम राजनीति का स्थल ज्यादा बन गया, जिसका ये परिणाम है कि इतना बड़ा जैसे कनिंगम जिसकी
पूरा खोज करते हैं, जिसकी ह्यूएन सांग चर्चा करते हैं, जिसका बिना पीढ़ी जिसके पूरे साक्ष्य हैं और वो स्थल इस तरह उपेक्षा का शिकार है।